गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 4.2 चल रही है। प्रश्नावली 4.2 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो सामान्य प्रॉपर्टीज लगती है उसका हमें पूर्व नॉलेज होना आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर यहाँ पर BC है वो हमारा क्या है, आधार है। BC क्या है, हमारा आधार। लेकिन ये आधार तभी होगा जब एंगल C है वो क्या है, थीटा दिया गया है। C है वो क्या है, कोई एंगल है वो थीटा दिया गया है। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, हमारा लंब होता है। क्या होता है, लंब। और SC है यहाँ पर कर्ण का काम कर रही है। क्या कर रही है, कर्ण का काम कर रही है। तो एक समकोण त्रिभुज के अंदर ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर AB है वो लंब है, BC आधार है और AC क्या है, कर्ण है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कर्ण का मान हमें 13 दिया गया है। कर्ण का मान कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। जबकि लंब और आधार के अंदर हमें एक संबंध दिया गया है, यहाँ पे रिलेशनशिप दिया गया है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम एक भुजा को हमें सर्वप्रथम मानना होगा। तो हम किसे x मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर आपके पास सदैव और सदैव एक हिंट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर हमें सर्वप्रथम ऐसा बोला गया है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जिससे कम है या जिससे अधिक है, जिससे यहाँ पर तुलना करवाई जाती है, तो यहाँ पर उसी को सर्वप्रथम हमें मानना होगा। तो यहाँ पर आधार को हमें सर्वप्रथम मानना होगा। माना कि हम आधार को x सेंटीमीटर मान लेते हैं। आधार को क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लंब है वो कितना निकल कर आ जाएगा, x माइनस 7 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, x माइनस 7। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना होगा। और हम ये भी जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। वो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। आधार, लंब और कर्ण में ये क्या होता है, एक संबंध होता है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार है, उसे हमने x सेंटीमीटर मान लिया है। आधार अगर x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएंगी। इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बोले तो यहाँ पर लंब से लगा सकते हैं। ऊंचाई या लंब एक ही बात है। तो यहाँ पर लंब का मान है वो हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया क्या गया है, दिया क्या गया है, कर्ण का मान है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज के अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास लंब का मान है वो कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह, आधार हमारा कितना है x, तो x का स्क्वायर बराबर, और कर्ण का मान कितना है, 13 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसको आगे सरलीकरण कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 169। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर है 0। आगे इसको और सरलीकरण कर लेते हैं। यहाँ पर
2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर है 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लेकर RHS साइड के अंदर भेज देते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर है 0। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमें एक द्विघात इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। इस द्विघात इक्वेशन को हम डायरेक्ट श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा भी हल कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हम गुणनखंड विधि की सहायता से इस द्विघात इक्वेशन को यहाँ पर सरल करते हैं। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस द्विघात समीकरण के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट मेथड ये भी है कि गुणा करने पे हमारे पास 60 मान आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 7 मान हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड ये बताया है कि गुणा करने पे यहाँ पे 60x² मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे 7x आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 1 से लेकर जहाँ तक आपको आवश्यकता हो वहाँ तक गिनती लिखने के लिए बोला हूँगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अचर के आगे अगर ऋणात्मक चिन्ह है, क्या है, अचर के आगे अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो यहाँ पर x का जो गुणांक है उसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में लिखेंगे? बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 का बढ़ता क्रम क्या होगा? 8 होगा, 9, 10, 11 और 12, यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 5 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर 60 मान बनता है। यहाँ पर जोड़ने या घटाने पे हमें 7 मिलना चाहिए माइनस के अंदर। तो यहाँ 5 के आगे तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और 12 के आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पर ऊपर हमें x² चाहिए, तो यहाँ पर 5 के आगे भी x लगा देंगे और 12 के आगे भी x लगा देंगे। तो इस माइनस 7x को माइनस 12x और प्लस 5x के अंदर तोड़ना होगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक लॉजिक ये भी लगता है, डायरेक्ट आप यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को खोज सकते हो। वो किस प्रकार से? पाइथागोरस त्रिक आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस त्रिक। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 3, 4, 5 का जोड़ा होता है समकोण त्रिभुज के अंदर, 5, 12 और 13 का होता है। तो यहाँ पर अगर कर्ण 13 है, आपका कर्ण क्या है? 13 है, तो आधार और लंब है वो 5 और 12 में से कोई ना कोई मान होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गुणा करने पे तो यहाँ पर 60 बन रहा है और जोड़ने या घटाने पर हम 5 और 12 की सहायता से -7 प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों पदों के अंदर x को कॉमन लेने पे तो यहाँ पे x - 12 यही गुणनखंड यहाँ पर बचने वाला है। तो x - 12 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5x - 60 में से हम क्या कॉमन ले ताकि यहाँ पर x - 12 शेष बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो +5 अगर हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x - 12 गुणनखंड है वो शेष बन जाएगा। x - 12 पुनः कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x + 5 और बराबर है 0। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक बार तो हम x - 12 बराबर 0 पुट कर देंगे और x + 5 बराबर भी एक बार हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ से x का मान तो एक तो 12 निकल कर आता है और यहाँ से x का मान है वो -5 है, निकल कर आता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। त्रिभुज की लंबाई है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसलिए x का जो मान है वो -5 तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर x का जो मान होगा वो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अतः हम अंत में ये लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज का आधार, और आधार का मान कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हो, तो 12 में से हम 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि जो समकोण त्रिभुज के अंदर अन्य 2 भुजाएं हैं वो हमने ज्ञात कर लिए और आपके समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो देखिए
साथियों यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि कुटीर उद्योग के अंदर एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है और एक विशेष या स्पेशल दिन ऐसा था कि उस दिन कुल निर्माण लागत थी वो 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर एक जो स्पेशल दिन दिया गया है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या को सर्वप्रथम मानना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, माना कि एक विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या और वो कितनी मान ली है हमने, x मान ली है। एक विशेष दिन था, उस दिन उस उद्योग में निर्मित जो बर्तनों की संख्या थी उसको हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। और अब प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक नग की लागत निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। कितनी अधिक थी, 3 अधिक थी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए प्रत्येक नग की लागत, यहाँ पर हमें प्रत्येक नग की जो लागत है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3, प्रत्येक नग की लागत निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2x के अंदर हम 3 ऐड कर देंगे, अधिक है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, अगर कम लिखा हुआ हो तो हम वहाँ पर माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक नग की जो लागत है वो मिल गई है, वो कितनी आ गई है, 2x प्लस 3 आ गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बर्तनों की संख्या भी आ गई है और लागत है वो भी हमें मिल गई है। लागत हमेशा क्या है, यहाँ पर रुपयों के अंदर दी गई है, तो यहाँ पर हम इकाई रुपये लगा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बर्तनों की संख्या मिल गई है और प्रत्येक नग की लागत आ गई है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो एक विशेष दिन जो लागत क्वेश्चन के अंदर हमें 90 रुपये दी गई है उसके इक्वल इस मान को हम पुट कर देंगे। तब उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की लागत, सभी बर्तनों की लागत और सभी बर्तनों की लागत, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x को हम यहाँ पर 2x प्लस 3 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमें यहाँ पर जो कुल लागत है उस दिन की वो प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2x² और प्लस 3x। अब आगे प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, और वो कितनी दी गई है हमें, 90 रुपये दी गई है। कितनी हो, 90 रुपये हो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2x² प्लस 3x बराबर है 90। अब आगे इसको हम सरलीकरण कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर है 0। ये हमें एक द्विघात इक्वेशन प्राप्त हो गई है। इस द्विघात इक्वेशन को हम या तो श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा डायरेक्ट हल कर सकते हैं या फिर हम गुणनखंड विधि की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर है 0। तो यहाँ पर हमें गुणा करने पे तो 180, जोड़ने या घटाने पे 3 मान प्राप्त होना चाहिए। तो वो संख्याएं यहाँ पर 15 और 12 होंगी, क्योंकि जब हम 15 को 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 180 मान बनता है और 15 में से जब हम 12 को घटाते हैं तो 3 हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों मानों में यहाँ पर x कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2x और प्लस 15 और यही गुणनखंड यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर हम 2x प्लस 15 पहले से लिख लेते हैं। अब इन दोनों पदों में से हम क्या कॉमन लें ताकि यहाँ पर 2x प्लस 15 शेष रह जाए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक सीधा सा लॉजिक यही है कि इस पद में इसका भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास -6 मान आएगा। कितना मान आएगा, -6 मान आएगा। तो यहाँ पर -6 इन दोनों पदों के अंदर हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 15 ही शेष रहेगा। 2x प्लस 15 वापिस से कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पर x माइनस 6 बराबर है 0। अब 2x प्लस 15 बराबर 0 पुट कर देंगे एक बार तो, और यहाँ पर x माइनस 6 बराबर भी यहाँ पर एक बार 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से तो x का मान है वो -15/2 निकल कर आएगा और यहाँ से x का मान है वो 6 निकल कर आएगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऐसे तो हम बोल नहीं सकते कि भी एक दिन में हमने -15/2 बर्तन बनाए हैं, ऐसा कभी भी संभव हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ऋणात्मक मान तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो बर्तनों की संख्या है वो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या है वो कितनी थी, 6 थी। और प्रत्येक नग की लागत निर्मित बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। तो यहाँ पर प्रत्येक नग की जो लागत है यहाँ पर हम 6 पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 × 6 और +3 बराबर 15 रुपये आएगी। प्रत्येक नग की लागत है वो कितने रुपये आएगी, 15 रुपये आएगी। तो यहाँ पर हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 90 ही मान बनता है, और 90 ही उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये थी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 का हल भी जान लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों समझ में आ गए होंगे आपके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।